रियासत जम्मू और कश्मीर मुल्क की एक ऐसी इकाई है जो कसरत में वहदत की रोशन मिसाल है। इस रियासत का हर खित्ता रंगारंग तहजीबी और लिसानी इनफिरादियत से मालामाल है। सदियों से इस रियासत का हर खित्ता पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचता रहा है। इस रियासत के तीनों खित्तों में अलग अलग जुग्राफियाई और मौसमी हालात हैं जिनका बराह रास्त असर इन खित्तों में रहने वाली आबादी की तर्ज जिंदगी पर पड़ा है। जहां वादी कश्मीर मोतदिल आबोहवा के लिए जानी जाती है, वहीं सूबे जम्मू शदीद गर्म इलाका है और सूबे लद्दाख सर्द रेगिस्तानी खित्ता है। जहां जम्मू और कश्मीर सूबों में काफी ज़रई अराजी मौजूद है, वहीं लद्दाख खित्ते के दोनों अजला यानी लेह और करगिल में ऊंचे हिमालयाई सिलसिलों के दरमियान बहुत कम ज़रई जमीन दस्तयाब है। इस इलाके के पहाड़ नबातात से मुबर्रा है। करगिल सर्द रेगिस्तान कहलाता है। यहाँ फल्क बॉस नंगे पहाड़ हर ओर दिखाई पड़ते हैं। अपनी सर्दी की वजह से भी ये इलाका बहुत मशहूर है। करगिल का कुल रकबा 14,036 स्क्वायर फुट है, जिसमें आबादी की कुल तादाद 1,46,000 नफूस है। खित्ते करगिल 129 देहात पर मुश्तमिल है, जिसमें 15 ब्लॉक और 95 पंचायतें हैं। करगिल दरियाई सुरू और नाले वाखा के दोनों अतराफ मौजूद पहाड़ियों पर आबाद है। यहाँ की ज्यादातर आबादी सयाहत के साथ साथ ज़िराअत पर मुनहसर है। करगिल के जुग्राफियाई हालात ने इस खित्ते को तामीर व तरक्की के मैदान में रियासत के दूसरे इलाकों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ रखा है। लेकिन रियासती सरकार इस इलाके की तेज तर तरक्की को यकीनी बनाने के अपने मिशन को पूरा करने में तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। करगिल के डेवलपमेंट के लिए यहाँ तो सबसे हमारे थ्रू रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एनजी नरेगा है, जो हर डिस्ट्रिक्ट में बल्कि हर स्टेट में किया जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पर हमारे 14 FC में भी काम किया जाता है और IY SBM भी करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर थोड़ा बहुत एम्पलेट फंड्स या CDF फंड्स, कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, काउंसिलर कंस्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड के कुछ तरक्याती काम होते हैं थ्रू रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। महकमा दही तरक्की ने अपने क़याम के दिन से ही इस इलाके की काया पलट का अज़्म अमलाने की सही की है। ये महकमा खित्ते में कई स्कीमें अमला रहा है। करगिल जिला में दही तरक्की के ज्यादातर काम MG नरेगा के तहत अंजाम दिए जाते हैं। MG नरेगा की शुरुआत करगिल में सन 2009 में हुई। इस प्रोग्राम के तहत दही खानवादे को साल में 100 दिन का गैर हुनरमंदाना काम दिया जाता है। इस स्कीम ने करगिल का मंजरनामा ही तब्दील कर दिया है। गवर्नमेंट जो कोई भी स्कीम अगर लॉन्च करता है तो उसको वही ध्यान में रखते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे हमारे गरीब आवाम तक जो है गवर्नमेंट का फ़ायदा पहुंचे। तो इसमें यही है कि इन स्कीमों का अच्छी तरह फ़ायदा उठाए, गाँव में सब मिलजुल के जो है काम करे और जितने पैसे जो है गवर्नमेंट स्कीमों के तहत भेजते हैं वहाँ से वो प्रॉपर वो पैसा जो है वो गाँव तक पहुँचे और उस चीज़ का फ़ायदा लें। करगिल का इलाका सर्द रेगिस्तानी इलाका है।
जहां बहुत कम बारिशें होती हैं। इस इलाके में ज्यादातर जमीनें बंजर हैं। महकमे ने इलाके में ज़राअत को फरोग देने के लिए MG नरेगा के तहत कई छोटे इरिगेशन चैनल्स तामीर किए। ये एक आसान काम नहीं है। एक ऐसा ही इलाका है करगिल से 4 किलोमीटर की दूरी पे वाक़े पशकुन पंचायत का कुबनथोंग करेवा। सदियों से सिंचाई से महरूम ये 600 कनाल पर मुश्तमिल अराजी बंजर पड़ी हुई थी। इस अराजी के सैकड़ों मालिकान की बदहाली अभी माजी हाल तक सच्चाई थी। इन्हीं सैकड़ों बदहाल किसानों में से एक थे हाजी जाफर और उसके अफराद खाना। तभी महकमे दही तरक्की ने MG नरेगा के तहत इस खित्ते अराजी के तूलो अर्ज में इरिगेशन फीडिंग चैनल्स की तामीर शुरू की। इस बंजर जमीन की प्यास बुझ गई। किसानों ने मुख्तलिफ फसलों की काश्त शुरू की। जिंदगियों में बदलाव आना शुरू हो गया। हाजी जाफर और उसके अहले खाना की मुसीबतों का भी खात्मा होना शुरू हो गया। अब फसलें कटाई के लिए तैयार है। अब हाजी जाफर बैक वक्त कई फसलें उगाते हैं जो अमूमन सर्द रेगिस्तानी इलाकों में नहीं हो पाता। इधर जौ लगाता है, गंदुम लगाता है, सरसों लगाता है, शलगम, सब्जी, गोभी, आलू, गाजर, ये सब सब्जियों को लगाते हैं। उसके खानवादे की इक्तिसादी हालत सुधर गई है और नतीजतन जिंदगी आरामदेह हो गई है। 400-500 चूल्हे को ये बांट दिया है गवर्नमेंट ने। फिर ये पहले तो ऐसा खाली था, हम लोगों ने अभी इसको आबादी किया है सर। गवर्नमेंट ने जहाँ पानी नहीं गिरा उधर कूलर बढ़ा के पानी निकाल दिया और जहाँ ऊंचा ज़मीन था उधर पाइप शेप लगा के अभी तो हम लोग बहुत किए सर। गवर्नमेंट ने और अल्लाह की फजल से ये सब कुछ आबाद हो गया। इस तरह महकमा कदम ब कदम मुकामी आबादी को ज़राई शोबे में तरक्की और खुद इन्हिसारी के मकाम तक ले जाने के सफर पर गामजन है। एक तो बहुत बड़ा इनकलाब ये आया, इनको फसल अच्छी से अच्छी फसल यहाँ पर तैयार होगी। दूसरा, इनको अपने घर के नज़दीक, अपने घर के आसपास इनको रोज़गार भी मिल गया। तो लोग बहुत बेइंतहा खुश हैं और स्कीम से बड़े मुस्तफ़ीद हैं और इससे बड़ा फ़ायदा ले रहे हैं सर। बहुत बड़ा ये लैंड जो है वो डेवलप हुआ है। खैर उसका मेन जो कूल तो हमने इरिगेशन के थ्रू मेन ये बनाया था, ये सेंट्रल सपोर्ट स्कीम था। मगर उसके बाद जो है उस ज़मीन को डेवलपमेंट करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल्स वगैरह है उसको फेंसिंग वगैरह करना था, वो मसला था। उस चीज़ को हमने ये मनरेगा के अंडर हमने किया और वो एरिया जो है तकरीबन अभी मेरे पास डाटा नहीं है, बहुत बड़ा एरिया जो है वो ये एग्रीकल्चर लैंड जो है वो आबाद होने जा रहा है। करगिल का द्रास इलाका दुनिया का दूसरा सबसे सर्द तरीन आबाद मकाम है, जहां का दर्जे हरारत -40 से 60 डिग्री तक चला जाता है। दी तरक्की का महकमा द्रास के लोगों की जिंदगियों में खुशगवार बदलाव लाने के मिशन पर लगा है। यहाँ सिंचाई की कोहलों और फीडिंग चैनल्स का एक बड़ा जाल बिछाया जा रहा है ताकि यहाँ के बंजरों से भी शादाबी के नगमे गूंज सकें। पहाड़ी के दामन पर बसी द्रास की मशकू वादी को हर साल सैलाबी रेलों की मार झेलनी पड़ती है। महकमे ने MG नरेगा के तहत द्रास और मशकू में कोहलों और इरिगेशन फ्लड चैनल्स का एक जाल बिछा दिया है। जो पानी पहले खेत खलियानों और घरों में फैलकर तबाही मचाता था,
वो अब इन चैनल्स के जरिए कामों के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे गाँव को तो इसी कुल का फायदा होता है। आदमी पानी पीते हैं, कपड़े धोते हैं, हर खाना पकाते हैं इसी पानी से। पानी ना होगा तो तमाम जिंदगी धर्म भरम हो जाता है। जहाँ पे हमें पानी नहीं पूछता था, पानी पूछा, मुख्तलिफ किस्म की ड्रेनें बनाई गई, बहुत सारे नाले बनाए गए, इससे हमारे गाँव को बहुत फ़ायदा मिला। पहले से बेहतर पानी की सहूलियत मिल रही है, लोगों को, बच्चे भी खुश हैं और गाँव वाले भी बहुत खुश हैं। ख़वातीन अब इसी पानी को पीने, कपड़े धोने और सिंचाई के लिए इस्तेमाल करती हैं। इस इलाके के खेत अपनी फसलों की क्वालिटी के लिए खास हैं। एमजी नरेगा के तहत मुकामी लोगों ने आज खुद इन कोहलों की तामीर की। इनकी देखभाल भी वही करते हैं और साथ ही इनकी सफाई का काम भी इसी स्कीम के तहत मुकामी आबादी ही करती है। गाँव वाले खुद लड़कियां मर्द सब मिल के, आगे मिस्त्री का काम भी इधर 2-3 पहले मर्द ने किया, लड़कियां भी काम करती हैं, तमाम काम करते हैं गाँव वाले मिल के। और उसी के हिसाब से हमारे अकाउंट में जैसे हाजिरी चलता है, हमारे इधर पंच होता है, पंच हाजिरी लगाता है, उसी के हिसाब से हमको आगे काम करने के हिसाब से हमें पैसे आता है अकाउंट में, हर साल मिलते रहते हैं। कई मुकामात पर महकमे ने कई वाटर टैंक तामीर किए हैं जो गिर आए पत्थरों और रेत को रोक देते हैं। इससे ज़रूरी अराजी को इनसे बचाया जाता है। किसान सिंचाई के पानी को आपस में बांटकर इस्तेमाल करते हैं। इन कोहलों के किनारों पर बने फुटपाथ से लोगों को काफी सहूलियत हुई है। बच्चे तो इन फुटपाथ्स पर चलकर फूले नहीं समाते हैं, साथ ही अब उन्हें फिसलने का डर भी नहीं है। आप देख रहे हैं ये जो ड्रेन यहाँ से आ रहा है, ये कनेक्टेड है वो ऊपर माउंटेन से, और इसको अलग अलग फील्ड चैनल्स में खेतों में जा रहा है और इसका फ़ायदा लोगों को मिल रहा है। इसमें हमने मटेरियल का यूज़ ज़्यादा करने की कोशिश किया ताकि ड्रेन अच्छा बने। और इसमें एक और चीज़ हम बता दें कि रूरल एरियाज़ में, द्रास जैसे रूरल एरियाज़ में इस ड्रेन बनाने का मकसद लोगों के घरों में पानी जा रहा होता था, तो लोगों ने के ही इंटरेस्ट के हिसाब से हमने ड्रेन प्लस इसमें फुटपाथ भी हमने बना दिया है। हम आने वाले दिनों में हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी फुटपाथ बने हैं इस पंचायत में, हमने इससे पहले भी देख चुके हैं, इसके ऊपर टाइल लगे। एक अहम इरिगेशन कोहल की तामीर टीएसजी ब्लॉक में वाक़े घुंड गांव में हो रही है, जिससे इलाके में ज़राअत के काबिल अराजी में इनकलाबी इजाफा होगा। कारगिल के तमाम ब्लॉकों से एग्रीकल्चर लैंड यहाँ पर ज़्यादा है, इसलिए यहाँ जो है एग्रीकल्चर ज़्यादातर कूल की डिमांड है लोगों की। महकमे के लिए इस कोहल की तामीर एक चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि पानी के बिलाखरल बहाव के लिए इस कोहल को ऊंचाई देनी जरूरी थी। 700 फुट लंबी कोहल आने वाले दिनों में इस इलाके की सूरत ही बदल देगी। जहाँ भी जाए इरिगेशन पर्पस के लिए यहाँ ज़मींदार बहुत फ़ायदा ले रहे हैं। जो हमने पुल बनाए हैं, टैंक्स बनाए हैं, जगह जगह ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कैनाल्स बनाए हुए हैं, मेन पूल्स बनाए हुए हैं। इसकी वजह से हर जगह आबाद हो गया है, कोई कमी नहीं है। अभी तक लोगों की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। इसी तरह एक और अहम इरिगेशन नेटवर्क की तामीर सुरचे गांव में हुई है, जहां एक बड़े रुकबे पर फसलें लहलहा उठी हैं। इन कोहलों से इस ब्लॉक के दूसरे इलाकों को भी फायदा हो रहा है।
पानी के लिए बहुत दिक्कत होता था कि कभी उधर जाता था पानी सर। अभी तो ठीक टाइम सर पानी मिलता है हमको। और इलाके में तो बहुत फैला है सर, क्योंकि जिसको रोजगार नहीं उसको रोजगार मिल गया। इन कोहलों के साथ साथ फुटपाथ की तामीर ने मुकामी आबादी को अबूर मरूर की आसानी बख्शी है। ये नाला बनाते, घर के लिए थोड़ा रास्ता बनाते हैं, वो सीमेंट लगा के। नहीं तो सर्दी में सर बर्फ होते हैं ना सर, उसके लिए फिर बाद में कीचड़ हो जाते हैं, बच्चों को चलने के लिए मुश्किल हो जाते हैं सर, इसीलिए हम ये फुटपाथ लगाते हैं सर। एमजी नरेगा के तहत इसी तरह की कोहलों ब्लॉक सांकू में भी खुशहाली की बशारत दे गया है। योमा थामा गांव में महकमे ने इरिगेशन चैनल्स की तामीर करके इलाके में ज़रूरी अमल को जबरदस्त फरोग बख्शा है। लोगों की जिंदगियां अंधेरों से रोशनी का सफर कर चुकी हैं। इन कोहलों का पानी मुकामी आबादी की प्यास भी बुझाता है और इस पानी को वो बर्तन धोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इन कोहलों के साथ साथ कंक्रीट फुटपाथ भी तामीर किए गए हैं। पहले तो यहाँ चलने में बहुत मुश्किल होता है, बारिश आने की वजह से यहाँ कीचड़ बहुत उतरता था, इसकी वजह से लोग फिसल के चोट लगने की वजह से। अब हमारे बूढ़े लोग भी खुश है, वो अभी है खुश, इस काम को देखकर बहुत खुशी हुई उनको। जो रास्ता वास्ते साफ है तो उनको चलने में बहुत पहले दिक्कत हो रहा था, अभी यहाँ सीमेंट उमेंट लगाने की वजह से उनको बहुत अच्छा लग रहा है। महकमे ने कई ऐसे इलाकों में पानी को जमा करने के लिए हौज तामीर किए हैं। जिन इलाकों में पानी की जबरदस्त किल्लत है वहां ये हौज काफी मददगार साबित होते हैं। ऐसा ही एक हौज उर्बल टेक में बनाया गया है। ऊपर टैंक से पानी लाने के लिए लोगों को बहुत दूर हो जाता है सर, क्योंकि वहाँ टाइम टू टाइम जाना पड़ता है, इसलिए ये टैंक बनाया था। एक टाइम पे जाके वहाँ से पानी छोड़ दे और यहाँ जमा करके रिजर्व करके फिर यहाँ से लिमिट से छोड़ दे, इसलिए ये टैंक बनाना ज़रूरी हो गया सर। फिर लोगों ने पंचायत में बैठ के मशवरा किया कि हम यहाँ एक टैंक बनाए। फिर ये टैंक बनाने के बाद पिछले साल हमने बनाया था एमजी नरेगा में 25 कुनबू ने बनाया था सर। इसमें पानी सुबह एक टाइम शाम को एक टाइम छोड़ देता है सर, लिमिट से 25 कुनबू की खेत को यहाँ से पानी सैराब हो जाता है सर। एग्रीकल्चर लैंड के लिए पानी यहाँ से टाइम पे छोड़ देता है सर। दिही आबादी के लिए एमजी नरेगा रोजगार की सबसे बड़ी सबील है। इस स्कीम के तहत गांव के हर खानवादे के जॉब कार्ड होल्डर बेरोजगार शख्स को हर साल 100 दिन काम के दिन फराहम किए जाते हैं। इस स्कीम की खूबसूरती ये है कि किसी भी इलाके में काम को लेकर मंसूबा देह मजलिस में लिया जाता है, जहां तरजीह के हिसाब से काम चुन लिए जाते हैं। आज का देह मजलिस 14 में 3 साल प्लान मुरतब करने के लिए रखा गया है, इसलिए आज के कार्रवाई हम शुरू करते हैं। इसमें डिस्कस करेंगे कि 3 साल प्लान में क्या रखेंगे, इसलिए आज की कार्रवाई हम शुरू किया जा रहे हैं। यहाँ दिही आबादी की अक्सरियती राय को मद्देनजर रखा जाता है। आप लोग इस काम के लिए राजी हैं तो सफर थोड़ा कर गाँव वाले खुद देखते हैं कि हमारे गांव में कौन सा काम ज़्यादा ज़रूरी है, अपने गांव वाला खुद प्लान बनाते हैं, गांव वाले खुद इसमें इन्वॉल्व होता है। तो मेरे ख्याल से इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद काफ़ी हद तक गांव के जो छोटे मसाइल थे, जो खासकर कूल वगैरह फुटपाथ वगैरह, उसमें काफ़ी हद तक जो है काफ़ी कम हुआ है। हर पंचायत में वहीं के जॉब कार्ड होल्डर ही काम कर सकते हैं। करगिल में 17,349 कामगार एमजी नरेगा के तहत रजिस्टर्ड हो गए हैं। ये जॉब कार्ड होल्डर
गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग हैं और इनमें से 90% तादाद खवातीन की है। औरत के लिए बहुत कुछ हम किचन भी चलाते, इसी पैसे से कभी कभार हम अपने बच्चे के फीस भी देते। हमारे लिए तो बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारे लिए कुछ रोजगार नहीं, हमें कुछ ड्यूटी वूटी नहीं, तो हमें इसी काम से बहुत फायदा मिलता है। जब लोगों को घर घर में काम करने के बाद, खासकर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम में काम करने के बाद घर घर में पैसे आए, तो इन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बनाना शुरू किया और आपस में छोटे छोटे दुकान बना के या चारपाइयों पर तिजारत करने लगे। इस तरह से काफ़ी तरक्की करने लगे। फुटपाथ की तामीर के जरिए एमजी नरेगा स्कीम के तहत महकमे ने हर घर तक तामीराती अमल का फायदा पहुंचाया है। मुकामी जॉब कार्ड होल्डर अपने ही इलाके में फुटपाथ तामीर करते हुए काफी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। मिंजी ब्लॉक में इसी तरह के फुटपाथ तामीर हो रहे हैं, जो 1 दर्जन घरों तक बन रहे हैं। हमारे साइड में बहुत नाले भी बना हुआ है सर, अभी बहुत गलियां भी साफ हो रही, क्योंकि हमने वहाँ सारे को सीमेंट लगाया हुआ है। अभी इस साल भी हमने 5-6 साइड को यहाँ लगाए, अभी इस साइड को लगा रहे हैं, अभी ऊपर भी लगाने वाले हैं। हमें बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि हमारा जो नाला भी है वो भी बनता है, जो गली वाली सब को हम लगा रहे हैं। अभी हमें लिए बहुत फायदा है इस काम के लिए। कामगार मिलकर इस तामीरी काम को अंजाम दे रहे हैं। कुछ पत्थर ला रहे हैं, कुछ दीगर तामीर मवाद तैयार कर रहे हैं और कुछ फुटपाथ को आखिरी शक्ल दे रहे हैं। काम का काम और इत्तेहाद का जज्बा भी इस तरह तकवीत पाता है। अब लोग अपने ही हाथों तामीर शुदा फुटपाथ पर चल फिर सकेंगे। रूरल डिपार्टमेंट इन्हीं लोगों से ही काम किया जाता है, तो वो लोग बड़े अच्छे ताउन देते हैं। जितना हो सके मर्द औरत सब आके ये फुटपाथ बनाते हैं, इरिगेशन कूल्स बनाते हैं, और जहाँ सीमेंट काम है वहाँ पर जब तक ये पक्का हो जाते हैं तब तक वो पानी डालते हैं, सफाई भी करते हैं। यरबल्टा गांव करगिल से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक ढलानदार पहाड़ी पर आबाद है। यहाँ की आबादी को पहाड़ी उतरने चढ़ने में काफी मुश्किलात का सामना है। सफर हमेशा पुरखतर है। हमीदा की जिंदगी भी इन्हीं खतरों से जूझने की कहानी है। उसे इन्हीं रास्तों से जाकर गाय पालनी होती है और फिर घर आना जाना होता है। इस गांव के लोग निहायत गरीबी में गुजर बसर करते हैं। इनके पास आमदनी का कोई खास वसीला दस्तयाब नहीं है। थोड़ी सी दस्तकारियों और मवेशी पालन से ही बमुश्किल गुजारा होता है। बड़ी सड़क तक पहुंचने के लिए मुकामी आबादी को आधा किलोमीटर पहाड़ी ढलान उतरकर चलना पड़ता है, जो काफी खतरनाक है। इस सूरत हाल में महकमे दी तरक्की ने मदद का हाथ बढ़ाया। करगिल एरिया में बहुत ढलवान जमीन है, अप डाउन बहुत है। इसकी वजह से यहाँ हर जगह प्लान में हमने यहाँ ज़्यादातर फुटपाथ वहाँ पर रिफ्लेक्ट किया है, तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल को जाते हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो गया। नहीं तो ज़मीन पर ये कंकर पर वो बच्चे गिर जाते थे, बूढ़े गिर जाते थे, पेशेंट्स गिर जाते थे, तो इनको काफ़ी फ़ायदा हो गया। एमजी नरेगा के तहत राहदारियां बनाई गईं। हमीदा और दीगर बेरोजगार मुकामी अफराद को रोजगार भी मिला। जिंदगी ऐसे गुजरता है ना, जिंदगी हमने रोजगार अभी मिल गया होता है ना, उसी से जिंदगी करता है। हमको कोई नौकरी भी नहीं है, गरीब है हम। उनकी इक्तिसादी हालत सुधर गई और साथ ही गांव के लिए तरक्की की राहें तामीर हुई।
अब मुकामी आबादी के चेहरों पर इत्मीनान की झलक देखी जा सकती है। एमजी नरेगा ने इस इलाके में खुशहाली की शुरुआत की है। फायदा बहुत आ गया हमको। घास भी वहाँ आता है, इधर लाता है, और लकड़ी भी होता है इधर, सब उधर रहता है ना, वरना वहाँ से उठा के लाता है हम, उधर से वहाँ से फिकर से लाता है उठा के। अभी बहुत फायदा हो हमको, खुश है ना। अभी मेरे के आता है, सीमेंट लाया है, सीमेंट दिया है, बहुत खुश हो गया। लोगों भी खुश सेवा करता है ना काम। इसी तरह का तामीरी काम वखा के नजदीक भी ढलान पर आबाद घरों और गुम्फा के आसपास किया गया। फुटपाथ तामीर हुए तो मुकामी आबादी को उबूर मरूर की आसानी हुई। अब लोग बोझ लेकर भी आराम से चल फिर सकते हैं। एमजी नरेगा के थ्रू हम इतने बड़े प्रोजेक्ट जो हमने ले लिए, इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि ये ऐसा कि रिंग पहले हमारे यहाँ जो साइड में बना हुआ है, ये हमारे मॉडर्न विलेज के थ्रू बनाया था 2004 में। तो उसमें तब इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था गेम के बारे में, तो अकॉर्डिंगली इतना छोटा सा साइज़ का छोटा बना। तो रिसेंटली हमारे यहाँ द्रास ब्लॉक में इंटरनेशनल लेवल का आइस हॉकी रिंग बना। तब लोगों को ये श्योर हो गया, हाँ यार ये आइस हॉकी रिंग इतने बड़े ग्राउंड में खेला जाता था। हम यहाँ से बाहर जाते थे खेलने के लिए, तो हमारे बच्चे बड़े ग्राउंड में खेलते थे तो थकते थे, क्योंकि उनको आदत थी छोटे ग्राउंड में खेलने की, तो वहाँ थके थे। तो इसी की वजह से हम मुकाबला कम कर पाते थे और ले हुए जैसे डिस्ट्रिक्टों में हम हार के आते थे। जब से हमारे ये इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड बना द्रास में, तब से हमारी टीम पिछले साल आइस हॉकी रिंग और लद्दाख स्कोर वालों जो उनमें कामयाबी हासिल की, इसी की वजह से, क्योंकि हमें एक फुल लेवल का ग्राउंड मिला। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए हमारे गांव वाले बेम्बड़ ब्लॉक के जो लोगों ने ये फैसला लिया कि हमने भी अपना ये आइस हॉकी रिंग को बढ़ाया जाए, ताकि हमारे बच्चे और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा प्रैक्टिस करें और हर मुकाबले में हर किसी के साथ डट के मुकाबला कर सकें। महकमे धी तरक्की की एक और अहम स्कीम है इंदिरा आवास योजना, यानी IAY, जिसके तहत गरीब दी आबादी को रहने के लिए घर तामीर करने में मदद मिलती है। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट आबादी से ताल्लुक रखने वाले और निहायत गरीब उन अफराद को घर की तामीर के लिए माली इमदाद मिलती है जो आज खुद घर बनाने की सलाहियत नहीं रखते। स्टेंजिन पहुंचा एक मुकामी नौजवान है। वो और उसके अहल खाना हाल ही में एक सैलाब की जद में आ गए थे, जिसमें उनका घर ही बह गया था। पहले पानी आया सर, हम लोग को उधर दूसरे घर में बैठा 2-3 महीना, फिर शाम को खाना भी नहीं, बच्चों को किस तरह कर सकता है। वो अपने बच्चों के साथ जिंदगी बचाने में कामयाब तो हुआ, लेकिन रिहाइश की अदम मौजूदगी में हालात निहायत खराब थे। महकमे धी तरक्की मदद के लिए आगे आया और स्टेंजिन पोंचा को घर की तामीर के लिए 75,000 रुपए की मदद दी गई। इसी इमदाद से हालत बदल गई। वो गवर्नमेंट के पास गया, वो 5 सरपंच से मिला सर। उन्होंने वो AY कार्ड से 75,000 मिलेगा बोला, फिर बाद में 75,000 दिया सर। फिर वो अभी तो बच्चों के लिए बहुत सहूलियत है सर, वो स्कूल जाने का भी, वो पानी का भी डर नहीं है सर। स्टेंजिन और उसकी अहलिया चंद्रोमा की जहन में सैलाब की दहशत अभी भी है, लेकिन अब वो घर की तामीर के बाद मुतमईन है, खुश है। बच्चे स्कूल जाते हैं, जिंदगी पटरी पर वापस आ गई है। वो महकमे की तारीफें करते नहीं थकते। ड्रेसपॉन के गुलाम मेहदी की हालत भी मुख्तलिफ नहीं है।
इक्तसादी तौर बेहद पसमानदा मेहदी को भी इंदिरा आवास योजना के तहत बर वक्त इमदाद मिली, जिससे उसने अपना घर तामीर किया। मैं गरीब जिम्मेदार शख्स था, तो हमको रहने के मकान नहीं था, टूटा फूटा मकान था। तो गवर्नमेंट ने हमको यहाँ एवे स्कीम के तहत कुछ हुकूमत हमको दे दिया, तो उसमें मिलजुल के हमने इस मकान को बनाया था। ये मकान मेरा है सर, और मैं अभी खुशी हूँ कि मकान बन गया हमको रहने के लिए। इफलास का साया उसके सर से गायब हो गया। अब वो अपने बाल बच्चों के साथ बेहद खुश है। पूरे करगिल में 258 रिहायशी मकानों की तामीर का हदफ महकमे ने रखा है, जिसको पूरा करने के लिए कोशिशें शद्दोमत से जारी हैं। अभी तक 176 घरों की तामीर की गई है। बीपीएल का हमारे पास सेंसस होता है, सेंसस रिकॉर्ड, उसके हिसाब से वेरीफाई करते हैं, और जो सबसे हकदार होगा उनको हम IY प्लान में रखते हैं, और उनको अच्छी तरह JE VLW वहाँ पर गाइड करते हैं, और उनको IY मकान बनाते हैं। महकमा करगिल जिले में एक और स्कीम को भी अमला रहा है, और वो स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन। इस स्कीम के तहत इनफरादी घरेलू बैतुल खला तामीर करने के लिए माली इमदाद दी जाती है। करगिल में जबरदस्त सर्दी पड़ती है। जाड़ों में दर्जे हरारत -40 डिग्री तक चला जाता है। तभी महकमे ने ऐसे बैतुल खला घरों के अंदर तामीर करने का मंसूबा बनाया, जो निहायत कामयाब रहा। महकमा मुकामी आबादी को इस मिशन की अमल आवरी में उनके ताउन के लिए आमादा करने के लिए खुसूसी जानकारी कैंप मुनक्किद करता है। मुकामी आबादी को बैतुल खला की अहमियत और ज़रूरत के बारे में इन कैंपों के जरिए जानकारी दी जाती है। कुछ पैम्पलेट्स के जरिए भी अहम जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। आबादी रोज बरोज बढ़ रही थी, लेकिन सफाई का बराबर पूरा इंतजाम एहतमाम नहीं जो कि होना चाहिए था। लोग खुले में शौच करते थे। उसके बाद गवर्नमेंट मजबूर होगी कि सफाई जो है ये कितना जरूरी है एक इंसान के लिए। उसके बाद आप देखते हैं पहले रूरल सैनिटेशन TSC के तहत एक स्कीम बना, जिसमें हमने, आप सभी जानते हैं, हमारे बुला के मुख्तलिफ स्कूलों में हमने शौच यानी पाखाने बनाए, जिसमें बॉयज के लिए अलग बनाया, लेडीज के लिए अलग बनाया। पंचायती निजाम ने तरक्कियाती मंसूबाबंदी और अमल आवरी के तमाम इख्तियारात गांव की आबादी तक पहुंचा दिए हैं। करगिल जिला में कायम पंचायतों के लिए पूरे जिले में पंचायत घरों की तामीर हर तरफ हो रही है। जहां जहां पंचायत घर बन रहे हैं, वहां मुकामी पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात तफवीज करके तामीर और तरक्की के नए दौर का आगाज किया जाता है। आए दिन मुकामी पंचायतें अपने बुनियादी और अहम मसाइल पर खुसूसी मीटिंगें और इजलास मुनक्किद करती हैं। इन इजलासों में पंचों और सरपंच के अलावा तमाम जॉब कार्ड होल्डर्स को भी बुलाया जाता है। मुख्तलिफ कामों से मुतल्लिक अवामी रद्द-ए-अमल जाना जाता है। यही जॉब कार्ड्स को अपडेट किया जाता है, और उसके बाद जॉब कार्ड होल्डर्स के बैंक खातों में उनकी उजरत की रकम वागुजार की जाती है। ये स्कीम जहां मुकामी लोगों के जरिए चलाई जाती है, वहीं इसकी बराह रास्त निगरानी भी दिही आबादी के दस्तरस्त में है। महकमा दिही तरक्की और करगिल हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अहलकार मुख्तलिफ पंचायत ब्लॉकों का दौरा करते रहते हैं।
जहां वो मुख्तलिफ जारी कामों का मुआयना व मुशाहिदा करते हैं और साथ ही आवाम से भी तासुरात पूछते हैं। इस तरह सरकार हर पंचायत के सबसे दूर दराज इलाके तक भी जाकर मामलात का मुशाहिदा करती है और आवाम के तासुरात जानकर उनके हिसाब से तरक्याती काम हाथ में लिए जाते हैं। ये एरिया जो है ये इसका नाम है लंकर से ब्रुक कहते हैं इसको। ऐसे बहुत से गांव हैं, इससे आगे भी हैं, मतलब हमारे सुरू इलाके में है, उम्बा में है, तो इस नाले में बरसों नाले में भी इस तरीके से बहुत से इलाके हैं। इसी तरीके से संस्कार इलाके में बहुत से इलाके हैं। इस तरीके से बहुत से गांव हैं जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जहाँ तरक्की की ज़रूरत है, जहाँ उनको सुधारने की ज़रूरत है। रूरल डेवलपमेंट का इसमें बहुत अच्छी खास रोल रहा है, बाकी लोगों का भी है। अवामी एतमाद के साथ किए गए ये सभी दी तरक्की के काम करगिल जिला में बदलाव की एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। चाहे डिपार्टमेंट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई इसमें गलत काम कर नहीं सकता है। ये डिपेंड है पब्लिक के ऊपर कि किस तरह से अपने जो हकूक़ जो है वो ला के अपने गाँव के डेवलपमेंट में इस्तेमाल करें। यही है कि भाईचारा रख के सब मिलजुल के अगर इसमें करें तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे स्कीमें आएंगे, तो इन सब का फायदा हमें उठाना चाहिए। अब करगिल के अतराफ अकनाफ में सब्जे की एक चादर बिछ गई है। अब यहाँ ज़रई अराजी भी बढ़ रही है और ज़रई पैदावारियत में भी खातिर खा इजाफा हो रहा है। अब करगिल खुशहाली की डगर पर गामजन है। वो दिन दूर नहीं है जब करगिल में मुकामी अनाज की जरूरतों को मुकामी सतह पर ही पूरा किया जाएगा। ये उम्मीद अब हर करगिल के बाशिंदे के जहन में जगह पा चुकी है। एक दशक पहले तक चमड़े को बड़ी बड़ी टैनरियों से जोड़कर देखा जाता था, जहां खाल को जूते, बैग, बेल्ट, घड़ी का पट्टा, बॉक्सिंग ग्लव्स, काठी इत्यादि चीजों में ढाला जाता था। अब समय बदल चुका है और फैशन में भी कई तरह के बदलाव आए हैं। आज हम चमड़े को विभिन्न शैलियों और रंगों में देख रहे हैं। चमड़ा उद्योग के उत्पादन में प्रयोग आने वाली टेक्नोलॉजी में नाटकीय रूप से बदलाव आया है। चमड़ा उद्योग भारत के प्राचीन उद्योगों में से एक है। इसमें दो राय नहीं कि देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में इसकी भूमिका सराहनीय रही है। वहीं दूसरी ओर ये विदेशी मुद्रा अर्जक और रोजगार प्रदाता भी रहा है। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ लेदर की अपनी एक खास जगह है। ये बेहद आकर्षक, कुलीन और आकांक्षापूर्ण है। चमड़ा आज फैब्रिक मटेरियल और टेक्सचर का रूप ले चुका है। ये कई डिजाइन में उपलब्ध है। फैशन और स्टाइल को लेकर लेदर में कई रचनात्मक संभावनाएं मौजूद हैं। मटेरियल के संदर्भ में लेदर ने एक लंबी यात्रा तय की है। जहां एक ओर ये जूते से संबंधित रहा है, वहीं आगे चलकर चमड़े के बैग, बेल्ट आदि के रूप में भी विकसित हुआ है। आज ये कई प्रतिष्ठित ब्रांड्स के लिए उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उत्पाद बना रहा है। वर्तमान समय में भारतीयों द्वारा डिजाइन किए गए उत्पाद दुनिया भर के फैशन हाउसों में मौजूद हैं। लेदर और लेदर उत्पादों के साथ ये सबसे बड़ी मजबूरी है कि उन्हें फैशन की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के अतिरिक्त पर्यावरण का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम है बजट फ्रेंडली दाम में इसे उपलब्ध कराना। अतः निरंतरता के तीन स्तंभ अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और समाज मिलकर इस उद्योग को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लेदर के आपूर्तिकर्ता से विकसित होते हुए फैशन की दुनिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुके हैं। जहां चमड़े का उपयोग कच्चे माल के तौर पर किया जाता है, वहीं डिजाइन को भी प्रमुखता दी जाती है।
तकनीकी और उत्पाद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चमड़ा उद्योग को सक्षम बनाना जरूरी था। इसी उद्देश्य से वर्ष 1948 में CSIR केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान की स्थापना वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के रूप में की गई, ताकि चमड़े और चमड़े के उत्पादों के आधुनिकीकरण के लिए प्रौद्योगिकी समाधान विकसित किया जा सके। साथ ही इसकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को भी बढ़ावा मिल सके। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अंतर्गत CSIR CLRI भारत में अपने कार्यों को लेकर केंद्रित है। संस्थान का उद्देश्य अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण, प्रशिक्षण और औद्योगिक सहायता, नीतियों का निर्माण और कार्य योजना के माध्यम से चमड़ा उद्योग और इससे संबंधित क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि भारत द्वारा निर्मित चमड़े को प्रौद्योगिकी के लिहाज से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पहुंचाया जा सके। फुटवेयर के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। जैसे कि आप जूता विज्ञान के बारे में जानते हैं, कुछ 3000 साल पहले एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, एक प्रयास की तरह जिसमें ऊपरी त्वचा खुरदरी होती थी और निचला भाग बिना सोल के नंगी त्वचा वाला होता था। वर्तमान युग आते आते कैजुअल वियर, फुटवेयर विज्ञान में तब्दील हो गया। कह सकते हैं कि इसमें जबरदस्त इजाफा हुआ। यदि आज मैं एक आरामदायक फुटवेयर बनाना चाहता हूं, तो इसके लिए मुझे रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान की मदद लेनी होगी। साथ ही मुझे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और उससे संबंधित जानकारी की जरूरत पड़ेगी। बीते कुछ वर्षों में चमड़ा और फुटवेयर इंडस्ट्री में कई नई पद्धतियों का इजाफा हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में एक तूफान सा ला दिया है। वर्तमान समय में हमारे देश में लगभग 1500 टैनरियां चमड़े के उत्पादन में लगी हुई हैं। चमड़े का कारखाना यानी टैनरी वो स्थान होता है जहां पशुओं की त्वचा को साफ करके चमड़ा बनाया जाता है। भारतीय चमड़ा उद्योग शुरुआती दिनों में केवल अर्ध प्रसंस्कृत यानी सेमी प्रोसेस्ड चमड़े का निर्माण कर रहा था, जबकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता स्तर के तैयार माल का उत्पादन कर रहे हैं। भारतीय चमड़ा और चमड़ा उत्पाद उद्योग ने रिसोर्स पार्टनर होने से लेकर सही मार्केट और सही मौसम के लिए सही तरह के उत्पाद बनाने में सक्षम होने तक का एक लंबा सफर तय किया है। बात चाहे स्वचालित उत्पादन प्रक्रियाओं की हो या नए प्रोडक्ट डिजाइन तकनीक की, सभी फुटवेयर कंपनियां बिजनेस मॉडल के विषय में नई पद्धतियों और तरीकों को कार्यान्वित करने को लेकर काफी जागरूक है। आमतौर पर चमड़े के उत्पादन को सबसे प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में देखा जाता था, किंतु आज CLRI के अथक प्रयासों द्वारा चमड़ा उद्योग में नवीनीकरण किया गया है, जिससे ये समस्या अब काफी हद तक कम हो गई है। परंपरागत रूप से चमड़े के उत्पादन में विभिन्न स्तरों पर नमक, अम्ल, क्षार और क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। परिणाम स्वरूप इससे कई खतरनाक रसायन निकलते हैं जो सीधे तौर पर पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। अपशिष्ट धाराओं में लवणता को कम करने के लिए खाल और खाल उतारने की तकनीक को अपनाने से पहले CLRI द्वारा कम नमक संरक्षण तकनीक विकसित की गई थी। आज हम सभी जल संकट से जूझ रहे हैं। साथ ही अलग अलग वजहों से प्रदूषित होने के कारण पानी सभी के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। परंपरागत तरीके से चमड़ा प्रौद्योगिकी में पानी की खपत बहुत ज्यादा थी। 1 किलोग्राम कच्चे माल में 40 लीटर तक पानी लग जाता था। इसे ध्यान में रखते हुए CSIR CLRI ने चमड़ा उत्पादन में जल की खपत को कम करने के लिए विशेष तकनीक विकसित की है। क्रोम टैनिंग के लिए हाल ही में 2 तकनीकें सामने आई हैं। एक है वाटर फ्री ड्राई टैनिंग टेक्नोलॉजी और दूसरी है वाटरलेस टैनिंग टेक्नोलॉजी। वर्तमान क्रोम टैनिंग तकनीक जीरो वेस्टेज पर आधारित, यानी उत्पादन के समय नमक, क्षार और अम्ल की खपत को ये काफी हद तक सीमित कर देता है।
जिससे टीडीएस में भी काफी कमी आती है। इसके अलावा पानी, समय, ऊर्जा की भी बचत होती है। औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रदूषण करता है। सरल भाषा में कहें तो उद्योग में इस्तेमाल होने के बाद बचा पानी प्रदूषित हो जाता है, जो कि पर्यावरण के लिए खतरनाक है। ये वातावरण में धूल मिट्टी पैदा करता है। संभवतः इसलिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कुछ मापदंडों की स्थापना की है और हमें इन मापदंडों के भीतर रहकर कार्य करना होगा। उद्योग से प्रभावित मापदंडों या ये कहें कि उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए नियमावली का भौतिक रसायन विधि द्वारा उपचार किया जाता है। तत्पश्चात भौतिक रसायन विधि के माध्यम से अनुसरण किया जाता है, जिसके बाद एक जैविक प्रक्रिया शुरू होती है जो बी बॉडी, सी बॉडी, TSS जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार होती है। हम जैविक प्रणाली को पूरी तरह बदल रहे हैं। हम अपने रसायन को 100% से घटाकर 70% तक कम कर देंगे। हम केवल 20% से 30% रसायन का उपयोग करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि हम हर दिन कुछ 3 से 4 टन कीचड़ पैदा कर रहे हैं, जबकि इस प्रयास से ये कीचड़ 70 से 80% तक कम हो जाएगा। हम CLRI और अन्य एजेंसियों की मदद से तकनीकी विकास के साथ बहुत कम कीचड़ पैदा करेंगे। ये सराहनीय है कि सरकार के समर्थन से हम खुद को बदल रहे हैं। दरअसल पानी के पुनः उपयोग और रिसाइकिल सिस्टम को खाल और खाल के पुनर्जलीकरण के लिए रखा गया था। एंजाइम जैसी तकनीकों ने अनहियरिंग, एंजाइमेटिक अनहियरिंग और फाइबर ओपनिंग में मदद की। साथ ही पिकरलेस स्कैनिंग विकसित की गई। जल प्रदूषण की जांच के लिए आरओ लगाए गए थे ताकि उपचारित अपशिष्ट जल से पानी की वसूली की जा सके। हम देख सकते हैं कि वानियम्बादी, अंबूर, रानीपेट और पल्लवरम तन्नार स्थित प्लांट में इन प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित किया गया है। हालांकि अब एडवांस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, रिवर्स ऑस्मोसिस और मैकेनिकल वाष्पीकरण प्रणाली का उपयोग EOP यानी एंड ऑफ पाइप के एक भाग के रूप में किया जा रहा है। इस तकनीक के जरिए पर्यावरणीय लागत में कमी के साथ पर्यावरणीय मानदंडों को पूरा करने के लिए ठोस कचरे से सुरक्षित लैंडफिल और बायोगैस के उत्पादन जैसी तकनीकी समाधानों ने उद्योग को पर्याप्त गुंजाइश प्रदान की। CSIR CLRI की सस्टेनेबल लैंडफिल की पेटेंट तकनीक को तमिलनाडु में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी CETP के लिए व्यक्तिगत प्री ट्रीटमेंट यूनिट और CETP ETP कीचड़ से उत्पन्न रासायनिक कीचड़ के सुरक्षित निपटान के लिए लागू किया गया। CSIR CLRI के माध्यम से इस क्षेत्र में कई अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय चमड़ा क्षेत्र में नई पद्धतियों और अत्याधुनिक तकनीक का भी विकास हुआ है। लेदर फैशन में भारत अग्रणी है। फैशन की दुनिया में हर एक मौसम में कलर और टेक्सचर हम ही उपलब्ध कराते हैं। तकरीबन 70% रंगों का चयन CLRI और निजी कंपनियों के सहयोग से तैयार किया जाता है, जिनकी दुनिया भर में काफी मांग है। CSIR CLRI चमड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर सफल बनाए रखने के लिए अपने शैक्षणिक, व्यवसायिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों को बढ़ावा दे रहा है, ताकि इसके माध्यम से उद्योग के लिए आवश्यक तकनीकी और कुशल मानव संसाधन पैदा किया जा सके। केयर का मकसद लेदर के क्षेत्र में युवाओं को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वे इस क्षेत्र को एक अलग आयाम दे, जो बेहतर समाज का निर्माण कर सके। सरकार द्वारा फुटवेयर साइंस में इंजीनियरिंग की शिक्षा शामिल करना एक सराहनीय कदम है। आज भारत आत्मनिर्भर हो चुका है और हम अपने ही देश में फुटवेयर बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं। ये संस्थान मूलभूत रूप से एक निकाय के रूप में MSME के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह से संबंधित कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने का कार्य करती है। इसके माध्यम से भारत सरकार की IFLADP योजना के तहत कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया। आज चमड़ा उद्योग में 60% से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। CSIR CLRI की ये पहल वास्तव में महिलाओं को रोजगार देने के साथ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। फुटवेयर इंडस्ट्री उन उद्योगों में से एक है जो जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। जो शिक्षित नहीं है उन्हें रोजगार देकर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर रहा है। उनके लिए रोजगार के बेहतर विकल्प और काम करने के लिए एक अच्छा माहौल मौजूद कराकर वाकई जूता उद्योग उनकी काफी मदद कर रहा है।
जूते हमेशा से ही सबसे महत्वपूर्ण चीज रहे हैं, क्योंकि वे आपको परिभाषित करते हैं, वे आपके चलने के तरीके को बदल देते हैं। फुटवेयर टेक्नोलॉजी फुटवेयर की हर छोटी इकाई पर काम करता है। ये उपयोग की जाने वाली सामग्रियों का अध्ययन, जूते की शारीरिक संरचना और प्रकार के अनुरूप सामग्री द्वारा जूते की डिजाइन पर काम करता है। पिछले 3 से 4 दशकों के दौरान भारतीय चमड़ा जूता उद्योग ने बड़े स्तर पर कच्चे माल के भंडार तैयार करना और श्रम एवं प्रबंधन की आपूर्ति के संबंध में कई बदलाव किए हैं। फुटवेयर इंडस्ट्री ने जूते के ऊपरी भाग और जूते के उत्पादन एवं निर्यात में तेजी से प्रगति की है। लेदर प्रोडक्ट की गुणवत्ता और उनकी कार्यात्मक आवश्यकताएं पूरी तरह गतिशील है। चमड़े के सामानों के विनिर्माण से जुड़ी सामग्री, तकनीक, मशीनें और तरीकों में काफी बदलाव हो रहा है। फुटवेयर निर्माण में हो रहे परिवर्तन उद्योग में आसानी से चलित होने वाली ठोस मशीनीकरण को लाया गया है। फुटवेयर क्षेत्र के प्रमुख घटक डिजाइन, उत्पाद, विकास, क्लिकिंग, क्लोजिंग, अवयव, लास्टिंग और परिष्करण है। नए डिजाइन को आगे बढ़ाने के लिए रेखा चित्र में स्थानांतरित किया जाता है। स्केचेस वांछित पैटर्न से मेल खाते हैं। दरअसल बाजार में जिस तरह के डिजाइन की मांग होती है, उसे ही ध्यान में रखकर इन्हें डिजाइन किया जाता है। वास्तविकता ये है कि डिजाइन को पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के आर्थिक और औद्योगिक विकास के इंजन के रूप में देखा जा रहा है। चमड़ा उत्पाद उद्योग में नित नई विकसित हो रही नई पद्धतियां और डिजाइन प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से विश्व में एक निर्णायक भूमिका निभा रही है। रचनात्मक ढंग से तैयार किए गए लेदर और लेदर प्रोडक्ट के रंग, बनावट और अन्य विशेषताएं फैशन वैल्यू को बढ़ाता है। जूते के अवयवों को तैयार करने के लिए चमड़े की कटिंग की जाती है, जिसे क्लिकिंग कहा जाता है। कटिंग डाई जूते के ढांचों से बनाए जाते हैं, जिसमें लेदर को काटने के लिए क्लिकिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इस पूरे कार्य में माल को अनुकूल तरीके से खपत करने में ऑपरेटर की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जूते के अनुसार चमड़ा और माल की जरूरत को केंद्र में रखते हुए कटिंग का संचालन भी अपने आप में एक खास स्थान रखता है, जो उत्पाद की अंतिम लागत को बहुत प्रभावित करता है। इस चरण में कटे हुए अवयवों से जूते अपना आकार लेते हैं। यहाँ जूते के विभिन्न टुकड़ों अथवा घटकों को एक साथ रखा जाता है, ताकि उसे ऊपरी हिस्से समेत आसानी से सिला जा सके। सुई और धागे की सहायता से जूते के विभिन्न टुकड़ों को जोड़ा जाता है। यहाँ जूते के ऊपरी हिस्से को बड़ी सफाई से सिलने के लिए कुशल हाथों की जरूरत पड़ती है। अंतिम मैकेनिकल ऑपरेशन है शू लास्टिंग, जो फुटवेयर को आकार देता है। लास्टिंग ऑपरेशन से प्राप्त होने वाला आकार स्थायी हो जाता है। इसके बाद इसे हीट सेटिंग मशीन से बाहर निकाला जाता है, ताकि फुटवेयर सामग्री के तंतुओं के उपचार के माध्यम से इसे सही आकार और लचीलापन दिया जा सके। जूते का ऊपरी भाग तैयार होने के बाद आखिर में जूते का तला यानी सोल लगाया जाता है। जूता बनने के बाद दृश्य निरीक्षण किया जाता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि सौंदर्य की दृष्टि के सर्वश्रेष्ठ होने के अलावा उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई। साथ ही ये भी देखा जाता है कि ऊपर से शानदार दिखने वाला जूता अंदर से भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त होने के बाद कुछ भौतिक परीक्षण भी किए जाते हैं। दृश्य निरीक्षण। जूता खोलते समय ये तसल्ली की जाती है कि उसका अस्तर साफ और झुर्रियों के बिना हो। उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कॉलर के चारों ओर हाथ चलाया जाता है। किसी गांठ, उभार या गोंद को महसूस किया जाता है। चमड़े के जूते की जांच नाखून या स्टेपल से भी की जाती है। इन दिनों फुटवेयर की रेंज में फैशन और ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए विभिन्न रंगों और विभिन्न आकृतियों का प्रयोग किया जा रहा है। जूता फ्लेक्सिंग का उपयोग तैयार जूते के परीक्षण के लिए किया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि ये फ्लेक्सिंग का सामना करने में कितना सक्षम है, जो कि प्राथमिक प्रक्रिया है
और ये चलते समय होती है। परीक्षण ये भी दिखाता है कि क्या जूते का तला बिना टूटे इसका सामना कर सकता है। पिछले 2 दशकों में विश्व प्रसिद्ध ब्रांड्स में स्पोर्ट्सवेयर, फॉर्मल वेयर और फैशनेबल कपड़ों में एक उछाल देखा गया है। इससे उत्पादन तकनीकों, डिजाइन और गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। एक जूते का डिजाइन जितना आकर्षित हो, उतना ही वे आरामदायक भी होने चाहिए। ये विज्ञान इस बात पर निर्धारित करता है कि कोई व्यक्ति कैसे चलता है, उसकी चाल कैसी है, जूता कैसे प्रक्रिया करता है, फोकल दबाव बिंदु और अनियमित चलने की शैली की समस्याएं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि चलने का ढंग ही सही ना हो। इसे गेट एंड मोशन एनालिसिस कहा जाता है। गेट एंड मोशन एनालिसिस एक कंप्यूटरीकृत तकनीक है जिससे व्यक्ति की चाल और उसके खड़े होने के तरीकों की जांच की जाती है। हमारे खड़े होने का तरीका बताता है कि हमारी मांसपेशियां, नर्वस सिस्टम और हड्डियां सुचारू रूप से काम कर रही है या नहीं। गेट विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर कस्टमाइज्ड फुटवेयर, करेक्टिव फुटवेयर, थेराप्यूटिक फुटवेयर, ऑर्थोटिक्स और प्रोस्थेटिक्स का उपयोग करके उपचार और निवारक उपाय किए जा सकते हैं। फुटवेयर डिजाइन करते समय फुट कॉन्टैक्ट एरिया, फुट आर्क का सपोर्ट, हील शेप, हील की हाइट, सोल ट्रेड पैटर्न, रॉकर हाइट जैसी छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा जाता है। वैचारिक डिजाइन, 2D पैटर्न इंजीनियरिंग, जूता प्रोटोटाइप, जूते के आकार की परिकल्पना, 3D फुटबेड मॉडलिंग और मोल्ड डिजाइन के लिए 2D और 3D कैड सिस्टम प्रारंभ किए गए। भारतीय चमड़ा उद्योग में कुशल श्रमिकों की अनुमानित आवश्यकता 60.79 लाख है। इसे महसूस करते हुए संस्थान ने कई काबिले तारीफ कार्य किए हैं जो HRD को अपने अकादमी, संस्थान, उद्योग ट्रिनिटी मॉडल के जरिए उत्कृष्टता सुनिश्चित करता है। ये संस्थान गुजरात के कारीगरों के कौशल उन्नयन और उत्थान में शामिल है, जो क्रिमको के सहयोग से राज्य में 200 से अधिक चमड़ा सहकारी समितियों की नेटवर्किंग कर रहा है। CLRI कारीगरों को प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने में संलग्न है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण है अठानी गांव, जहां CLRI की कोशिशों से वहां के जनजीवन में बदलाव आया। उन्होंने कोल्हापुरी पारंपरिक जूतों में कोल्हापुरी दस्तकारी के साथ एथेनिसिटी और नेचुरल फिनिशिंग पर भी जोर दिया। इस प्रकार जूते के तलवों को पुरुष और उत्तम तकनीक है। इतना ही नहीं, हम उच्च कोटि के गुणों वाले चमड़े का निर्माण करने में सक्षम हैं।
हमारे पास वो तकनीक है जिसकी पूरी दुनिया को ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमने इस देश में 4.4 अरब लोगों को रोजगार दिया है। जरा पीछे जाकर देखिए और एक नज़र निर्माण क्षेत्र पर भी डालिए। संपत्ति और उपकरणों में बहुत ही कम निवेश हो रहा है। ई उद्योग के माध्यम से रोजगार के कई सारे विकल्प उपलब्ध कराए गए। न केवल रोजगार बल्कि गरीबी रेखा के नीचे विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को काम दिया है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा काम पर रखना इस उद्योग की ताकत है। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो उद्योग अकादमी के बीच हुई साझेदारी हर लिहाज से जबरदस्त रही है। ये संस्थान श्रमिकों को प्रशिक्षित कर भारत में ही नहीं अपितु विश्व स्तर पर 60% से अधिक उद्योगों पर अपनी पैठ बना चुका है। हम भारत में अपने पंख फैला चुके हैं और अब अफ्रीका में भी अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में है, ताकि वहां के चमड़ा उद्योग के बीच निर्माण क्षेत्र में अपनी जगह सुरक्षित कर सके। चमड़ा वो उत्पाद है जो एक गरीब किसान को भी फैशन की दुनिया से जोड़ सकता है। चमड़े की आवश्यकता न सिर्फ फैशन वर्ल्ड को है बल्कि उत्पाद के तौर पर वो कई परिवारों के लिए आय का साधन बना है। CLRA यही चाहता है कि प्रतिदिन ये शोध जारी रखा जा सके। हम चमड़े के निर्माण की पुरानी शैली से पूरी तरह स्वचालित विनिर्माण तकनीक तक लंबी यात्रा तय कर चुके हैं। आज भारतीय चमड़ा उद्योग अपनी गुणवत्ता और समझदारी के लिए सम्मान और प्रशंसा दोनों का हकदार है। भविष्य के लिए अधिकांश रंग चेन्नई और निजी उद्योगों की सहायता से बनाए जाएंगे। इस क्षेत्र में आधुनिकीकरण की संभावनाएं हैं और अपने स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के समर्थन से हम विश्व स्तर पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। आजकल समाचारों में मौसम संबंधी घटनाएं चर्चा में रहती है, जैसे कि इरमा और हार्वी जैसे भयावह तूफान, जिसके कारण अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। मुंबई और असम में बाढ़ आई है और उत्तरी भारत में प्रचंड तूफान, सर्दियां असामान्य रूप से ज्यादा ठंडी रही हैं और गर्मियां ज्यादा गर्म हो रही है। ये सूची बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में हम तूफानों से संबंधित आपदाओं का पता लगाएंगे और इसमें निहित विज्ञान, इसके प्रभावों और समाधानों का अध्ययन करेंगे। पहली मौसम की घटना में हम एक तूफान को देखेंगे। अधिकतर लोगों ने इसे जरूर देखा होगा। तो आखिर तूफान कैसे बनता है? जमीन के नजदीक की हवा गर्म होने के साथ तूफान की शुरुआत होती है। ये हवा फिर संवहन नामक एक प्रक्रिया से गुजरती है। ऊपर की ओर गति या ड्राफ्ट एक तूफानी बादल बनाता है, जो अंत में गर्जन वाले तूफान के बादल का रूप ले लेता है। अब ठंडी हवा जमीन की तरफ वापस लौटती है। वापस लौटती इस हवा में पानी की बूंदें होती है, जिसकी वजह से ये ठंडी और जमीन की तरफ लौटती है। संयुक्त रूप से गर्म और ठंडी हवा का ये घालमेल तूफान पैदा करता है। तूफान की विशेषता ये है कि इसमें गड़गड़ाहट के साथ बिजली भी चमकती है। ये दोनों एक ही घटना से उत्पन्न होते हैं, लेकिन एक साथ दिखाई सुनाई नहीं देते, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की तुलना में तेज है। इसलिए बिजली के चमकने को आपकी आंखें पहले ही देख लेती हैं। दुनिया भर में अब ज्यादातर तूफान उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्रों में आते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में ये कभी कभार आते हैं और 50 डिग्री नॉर्थ और 50 डिग्री साउथ से अधिक अक्षांशों पर कम ही आते हैं। भारत में आंधी तूफान मानसून के पहले की सामान्य घटनाएं हैं। इन महीनों के दौरान तूफान की घटनाएं बढ़ जाती हैं। संवहनीय गतिविधि, नमी की आपूर्ति और कम दबाव का क्षेत्र बनने से तूफान की घटनाएं होती हैं। हम विज्ञान के द्वारा ये समझने जा रहे हैं कि वास्तव में बिजली क्या है, लेकिन आइए पहले इसके प्रभाव को देखते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में किसी अन्य प्राकृतिक आपदा की तुलना में बिजली गिरने से अधिक लोग मरते हैं। भारत में हर साल लगभग 2000 लोग बिजली गिरने के कारण मर जाते हैं। 1967 से 2012 के बीच प्राकृतिक आपदाओं में मरने वालों में 39% मौतें बिजली गिरने से हुई है। इस संदर्भ में ये बाढ़, भूस्खलन, लू और शीतलहरों से होने वाली मौतों की संख्या से अधिक है। Lightning does create a lot of damage and it has always been there.
In fact, that is one of the phenomena that has the least lead time to predict. So you cannot warn a person working on a farm that there is a lightning strike likely. Now, lightning is very common. In fact, thunderstorm indicates that there is lightning associated with it. What happens is the intensity of the lightning, the cloud to ground lightning, the severity of it determines the devastating potential of it. दिलचस्प बात यह है कि बिजली कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाओं में से एक है जिससे नुकसान तो होता है, लेकिन आपदा प्रबंधन अधिनियम द्वारा इसे कवर नहीं किया जाता, जबकि अन्य आपदाओं के लिए दिशा निर्देश हैं। तो बिजली का गिरना इतना खतरनाक क्यों है? आइए हम कुछ समय पहले आए तूफानी बादलों की ओर लौटते हैं। बादल के भीतर पानी और बर्फ की बूंदें एक दूसरे के खिलाफ रगड़ खाती हैं। इन टकरावों से बादलों में स्थिर विद्युत आवेश पैदा होता है। सकारात्मक चार्ज या प्रोटॉन बादल के शीर्ष पर बनते हैं और नकारात्मक चार्ज या इलेक्ट्रॉन बादल के निचले भाग में बनते हैं। थोड़ी देर बाद पूरा बादल विद्युत आवेशों से भर जाता है। आवेश बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र तीव्र हो जाता है। ये पृथ्वी की सतह पर इलेक्ट्रॉनों को पीछे हटाता है और एक शक्तिशाली सकारात्मक चार्ज बनाता है। ये चार्ज जिस चीज पर केंद्रित होती है उससे जुड़ जाता है, जैसे कि एक पेड़, एक इमारत या फिर कोई व्यक्ति। बादलों का विद्युत क्षेत्र हवा को एक संवाहक के रूप में बदल देता है, जिसकी वजह से बादलों से जमीन पर इस चार्ज का स्थानांतरण होता है। आकाशीय बिजली अत्यंत गर्म होती है। इसकी एक चमक आसपास की हवा को गर्म कर सकती है, जो कि सूरज की सतह की तुलना में 5 गुना अधिक गर्म होती है। ये गर्मी आसपास की हवा को तेजी से फैलने और कंपन करने का कारण बनती है, जो बिजली की चमक को देखने के बाद थोड़ी ही देर में हमें सुनाई देती है। जब बिजली जमीन से टकराती है तो इससे प्लाज्मा का एक निशान बनता है, जो आकाश में नीली सफेद रोशनी से बनी एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में दिखाई देती है। यही आकाशीय बिजली है। बिजली का गिरना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हो सकता है। बिजली का प्रत्यक्ष रूप से गिरना तब होता है जब वज्रपात आकाश से सीधा किसी व्यक्ति के शरीर पर होता है। अप्रत्यक्ष रूप से बिजली तब गिरती है जब व्यक्ति किसी अन्य माध्यम से बिजली के संपर्क में आता है, जैसे कि पेड़ या कोई मंडप। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में घरों से बाहर काम करने वाले लोग बिजली गिरने का शिकार होते हैं। बारिश में ये अक्सर किसी पेड़ के नीचे शरण लेते हैं, जहां बिजली गिरने की संभावना ज्यादा होती है। बिजली के गिरने से 80 से 85% मौतें होती है। Often what happens is agricultural workers working on fields which are irrigated, that acts as a sheet of conductor. So all the people are electrocuted to death by a single flash of lightning. ऐसा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में अक्सर होता रहता है। उदाहरण के लिए भारत में मई 2018 में 80 लोगों ने तूफान और बिजली की वजह से अपनी जान गंवा दी। अकेले उत्तर प्रदेश में 51 लोग मारे गए। दिलचस्प बात यह है कि वातावरण में छोटे धूल कणों की उपस्थिति में वृद्धि से बिजली के गिरने की संभावना बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धूल के कण अक्सर छोटे बर्फ के क्रिस्टल के लिए नाभिक बन जाते हैं। इनके एक दूसरे से रगड़ खाने से बिजली की उत्पत्ति होती है। बिजली की अपनी उपयोगिता भी है। उदाहरण के लिए ये पौधों को उर्वरता में मदद देती है। हमारे वायुमंडल में लगभग 70% नाइट्रोजन होता है, लेकिन इस नाइट्रोजन का उपयोग पौधे नहीं कर पाते। बैक्टीरिया ही एक ऐसा रूप है जिससे पौधों को ये नाइट्रोजन मिलती है। नाइट्रोजन में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसे तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए। इसलिए नाइट्रोजन गैस रूप में अप्रतिक्रियाशील होती है। बिजली के कड़कने से ये बॉन्ड टूट जाता है, जिससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नाइट्रेट बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। बिजली से ओजोन भी बनती है। ऑक्सीजन का ओजोन में परिवर्तन होने से ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन के बारे में दिलचस्प चीज ये है कि वायुमंडल में ये निचले स्तर पर एक वायु प्रदूषक है, जो सांस लेने के लिए हानिकारक है।
लेकिन ऊपरी वातावरण में ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारे ग्रह को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए देखें कि बिजली गिरने के नुकसान को कम करने के लिए इसका पता और भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग देश में मौसम की भविष्यवाणी के लिए स्थापित इस नोडल संगठन के पास वास्तविक समय में बिजली को ट्रैक करने की प्रणाली है। बिजली गिरने की घटना के साथ विडंबना ये है कि इसकी चेतावनी मिलने का समय काफी कम है, इसलिए पूर्वानुमान लगाना मुश्किल है। हालांकि ये संस्थान तूफान की तीव्रता और स्थान का अनुमान लगाने के लिए डॉपलर वेदर राडार सिस्टम जैसे अत्याधुनिक उपकरणों का उपयोग करता है। We have about 24 Doppler weather radars. We are able to watch this kind of severe weather development over about 324 towns and cities in the country at the moment. As and when the density of coverage of Doppler weather radar increases, the real-time monitoring both from the satellite side and the radar side simultaneously would happen. ये डॉपलर राडार कैसे काम करता है? ये ऊर्जा के एक छोटे से अंश का उत्सर्जन करता है। अगर ये अंश किसी चीज जैसे कि एक पक्षी, एक बारिश की बूंद या ओलों पर पड़ता है तो राडार की तरंगे सभी दिशाओं में बिखर जाती है। उस बिखरी हुई ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा राडार की ओर वापस आता है। ऊर्जा के परावर्तित अंश की आवृत्ति को मापकर हम वस्तु के वेग पर काम कर सकते हैं। इससे हवा की गति का अनुमान लगाने में मदद मिलती है, जिसके आधार पर मौसम की तीव्रता के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। हालांकि ये बिजली के गिरने की सटीकता दर्शाने में सक्षम नहीं है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि कब वायुमंडलीय परिस्थितियां ऐसी बनती है जब बिजली गिर सकती है। पुणे स्थित भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान एक परियोजना पर काम कर रहा है, जिसमें अति संवेदनशील क्षेत्र के लोगों को उनके इलाके में बिजली गिरने की संभावनाओं के बारे में संदेश भेजा जाएगा। संस्थान लाइटनिंग लोकेशन नेटवर्क के माध्यम से महाराष्ट्र में लगे 20 सेंसरों से जानकारी एकत्र कर रहा है। इससे मिले परिणामों में 90% से अधिक की सटीकता है। सेंसर द्वारा एकत्र आंकड़े संबंधित राज्य सरकार के साथ साझा किए गए और प्रस्तावित किया गया कि सभी राज्यों में ऐसे नेटवर्क स्थापित किए जाए। The time delay means sensor which is near to the lightning incident will record it first and then another sensor will record. The time delay between that two sensors, we can directly accurately calculate the location of the lightning actually. And same way means we can track it, means if next lightning, how it is moving, that we can find out actually. कोच्चि में एक और संस्थान वायुमंडलीय राडार अनुसंधान उन्नत केंद्र ने दुनिया में पहली बार एक स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर या एसटी राडार स्थापित किया है। शोभ मंडल और समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की पहली 2 परतें हैं। मूल रूप से राडार 20 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक वायुमंडलीय हवा की स्थिति की निगरानी कर सकता है। ये शोभ मंडल का ऊपरी स्तर है, जिसमें मौसम से संबंधित सभी घटनाएं होती हैं, और इसलिए ये राडार तूफान के साथ मौसम की चरम घटनाओं की भविष्यवाणी करने में सुधार करने की क्षमता रखता है। इससे पर्याप्त समय में भविष्यवाणी की जा सकती है ताकि मौसम की भीषण घटनाओं से बचा जा सके। लेकिन इन खोजों से पहले भी बिजली के गिरने से बचाव के कई सरल उपाय अपनाए जाते रहे हैं। कई इमारतें बिजली से बचाव की सुरक्षा प्रणालियों से लैस हैं। जब बिजली किसी इमारत पर गिरती है तो ये प्रणाली बिजली की ऊर्जा के निर्वहन के लिए एक कम प्रतिरोध का पथ प्रदान करती है, जिससे विद्युत प्रवाह इमारत से दूर होकर जमीन के अंदर चला जाता है, जिसे अर्थिंग कहते हैं। ऐसी सामग्री जो बिजली की अच्छी संवाहक नहीं है, उस पर बिजली की ऊष्मा से बड़ा नुकसान होता है। बिजली की छड़ वाली प्रणाली विद्युत का एक उत्कृष्ट सुचालक है और इससे बिजली की ऊष्मा बिना नुकसान के जमीन में चली जाती है। जब आप खुले में हो तो क्या करें? यदि कोई आश्रय उपलब्ध नहीं है तो झुकें। जहां तक संभव हो सके अपने शरीर को जमीन के संपर्क में आने से बचाएं। तूफान से बिजली ही नहीं गिरती और भी बहुत कुछ होता है। आगे हम विज्ञान और ओलों के प्रभाव व आंधियों का अध्ययन करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। हमारी ये यात्रा तूफान के साथ शुरू हुई।
हमने बिजली गिरने की घटनाओं का पता लगाया। ओलावृष्टि एक और घटना है जो कई बार तूफान के साथ होती है। आइए देखते हैं कि ओलावृष्टि कैसे होती है। तूफान के बादलों के ठंडे ऊपरी क्षेत्रों में एक साथ पानी की बूंदों के जमने पर ओले बनते हैं। बर्फ के इन्हीं टुकड़ों के बरसने को ओलावृष्टि कहा जाता है। ओलावृष्टि बारिश की जमी हुई बूंदें नहीं होती। बारिश की बूंदें पानी के रूप में गिरती है, परंतु जमीन के पास आने पर जम जाती है। वहीं ओलावृष्टि वास्तव में ठोस रूप में होती है। तूफान के बादल पानी की बूंदों को लगातार ऊपर नीचे करते हैं। तूफान में अपड्राफ्ट का बल बहुत बढ़ जाता है, इसलिए ओले इनमें ज्यादा समय तक ठहर पाते हैं। बादलों में ये ओले लंबे समय तक रहते हैं, जिससे इन पर बर्फ की परत चढ़ती जाती है और ये बड़े होते जाते हैं। भारी होने पर उन्हें अपड्राफ्ट ऊपर संभाल नहीं पाते और वे पृथ्वी पर गिर जाते हैं और इतने समय में वे बर्फ के बड़े गोले बन जाते हैं और जमीन पर पहुंचने के दौरान वे पिघल नहीं पाते। In case of hailstorm, usually you will find that hailstorm occurs in winter season and also in some kind of pre-monsoon season, and mostly hailstorm occurs in the northern parts of the country. So one of the important criteria for occurrence of hailstorm is that the upper atmosphere should be cold. अब तक ओले 5 मिलीमीटर और 15 सेंटीमीटर व्यास के बीच में पाए गए हैं और ये गोल तथा दांतेदार हो सकते हैं। ओलावृष्टि घातक हो सकती है। वास्तव में भारत के मुरादाबाद में 1888 में विशेष रूप से घातक ओलावृष्टि हुई थी, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए थे। ओलावृष्टि मौसम की सबसे डरावनी आशंकाओं में से एक है, क्योंकि इसमें पौधों, पेड़ों, फसलों, जानवरों और अगर ये प्रचंड हो तो इंसानों की भी जान जा सकती है। Whenever this hailstorm takes place in North India, then only damage to crops will happen. So that's how March and April hailstorms or thunderstorms are damaging to the crop yields. Whereas if you go to May and all, these hailstorms will take place in Maharashtra and other places. So there sugarcane gets affected. भारत में ओलावृष्टि से नुकसान सबसे ज्यादा किसान झेलते हैं, जिनकी फसल अक्सर नष्ट हो जाती है। भारत के अलावा चीन में भी अक्सर ओलावृष्टि होती है, जैसा कि मिड वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ हिस्सों में होता है। वास्तव में अमेरिका और कनाडा के ग्रेट प्लेन्स रीजन को हेल एली कहा जाता है। बिजली की तरह ओलों का पूर्वानुमान करना भी मुश्किल है। पुणे में भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक अपनी सेंसर प्रणाली का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वही प्रणाली है जिसका उपयोग बिजली गिरने का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ये एक संचार प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जो तूफान आने से 1 या 2 घंटे पहले लोगों को चेतावनी देता है। इन डिटेक्टरों का मुख्य उद्देश्य बिजली गिरने को समझाना और नाउकास्टिंग व चेतावनी देने की प्रक्रिया में सुधार लाना है। So if the forecast is more than 12 hours and goes up to say 3 days, 72 hours, it is called a short range. And from 72 hours to say 240 hours, 10 days, it is called a medium range. So this is basically the time range. If it is less than 12 hours, it is very short range. If it is within 3 to 6 hours, we call it nowcasting. So normally in your other answer like thunderstorms, because thunderstorms are so localized and last for such a small time, so mostly it is considered, it is IMD and many other agencies, they consider it a fit case for nowcasting. ओलावृष्टि में फंसने के दौरान हमारे इन सुझावों को ध्यान में रखिए। ओले आकार में भिन्न होते हैं, लेकिन छोटे ओलों से भी खतरा रहता है, इसलिए घर में ही रहें, वाहनों को गैराज में ही रखें और पालतू जानवरों को अंदर लाएं। ओलों को घर में आने से रोकने और खिड़की के शीशों को टूटने से बचाने के लिए सभी पर्दे बंद कर दें। यदि आप सड़क पर वाहन में हो तो खुद को छत के पास बनाए रखें। टूटे हुए कांच से सावधान रहें। सुरक्षा देने वाली संरचनाएं जैसे हाईवे के नीचे या कोई और तलाशें जो आपकी रक्षा कर सकती हो। अपने घर की छत को प्लास्टिक या एल्यूमिनियम की चादरों से ढककर सुरक्षित रखें। हमारा अगला परिदृश्य है धूल भरी आंधी।
एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहने वाली ओलावृष्टि के विपरीत धूल भरी आंधियां गर्जन करती हुई एक धुएं के गुबार की तरह आती हैं और पूरे शहर में मिट्टी की एक परत छोड़ जाती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आंधियों के पीछे छिपे विज्ञान को जानेंगे, तो देखते रहिए हमारी ये यात्रा। तूफान के रहस्यों को उजागर करने के क्रम में अब हम देखेंगे कि आंधियां क्यों आती हैं। रेत और धूल की आंधियां शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सामान्य मौसम संबंधी खतरे हैं। ये आमतौर पर तूफान के कारण आती हैं या एक विस्तृत क्षेत्र में हवा की गति से बनने वाले भारी दबाव की वजह से पैदा होती है। ये तेज हवाएं मिट्टी से बड़ी मात्रा में रेत और धूल को वायुमंडल में ले जाती हैं। ये हवाएं उन्हें कई सौ या हजारों किलोमीटर दूर तक ले जा सकती है। हवा में जब नमी नहीं रहती, उस दौरान इन आंधियों का आना शुरू होता है। एक बार सतह से उठने के बाद धूल के इन कणों को बवंडर और संवहन अपड्राफ्ट क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह तक ले जाते हैं। फिर सतह पर लौटने से पहले उन्हें लंबे समय तक हवाएं उनके आकार और मौसम संबंधी अन्य परिस्थितियों के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। इस तरह के तूफानों में क्षैतिज दृश्यता अक्सर 1000 मीटर से कम हो जाती है। हवा की गति 38 किलोमीटर प्रति घंटे की सीमा को पार कर लेती है। तूफान सैकड़ों मील तक फैल सकता है और 300 मीटर ऊपर तक उठ सकता है। यदि आपको धूल भरी आंधी का अनुभव है, तो आपको पता होगा कि इसका अक्सर ठंडा प्रभाव होता है। ये कैसे होता है? हवा में धूल के कणों की मौजूदगी से सूर्य का प्रकाश सतह पर नहीं पहुंच पाता, जिससे मौसम बदल जाता है। धूल की छाया से सूर्य की किरणें उस स्थान पर नहीं पड़ती। ये बिल्कुल बारिश के बादलों की तरह गर्मी को कम करने जैसा है। जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, रेगिस्तान में धूल के तूफान अक्सर आते रहते हैं। ऐसा ही एक तूफान अरब प्रायद्वीप के 2011 के मार्च में आया। ये तूफान सऊदी अरब, यमन, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए 500 किलोमीटर से अधिक तक फैल गया। कुछ इलाकों जैसे कि कुवैत में तो दृश्यता शून्य के करीब पहुंच गई। तूफान से कुवैत में हवाई अड्डे बंद हो गए और इस प्रायद्वीप में यातायात अवरुद्ध हो गया। मई 2018 में बिल्कुल हमारे घरों की दहलीज तक धूल भरी आंधी आई। इसने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों सहित भारत के उत्तरी बेल्ट के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ धूल के बादलों ने उत्तर भारत के विशाल इलाकों को अंधेरे में डुबो दिया, जिसकी चपेट में घर, दीवार, पेड़ और बिजली के खंभों सहित सब कुछ आ गया। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में धूल भरी आंधी का कहर बरपा, जहां लगभग 110 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इनमें से ज्यादातर घरों के ढहने से मरे। भारत में हर साल इस तरह तूफानों से कई लोग मरते हैं, लेकिन हाल के दशकों में आया ये तूफान सबसे प्रचंड था। मौसम विभाग ने इस तूफान की भविष्यवाणी की थी। आज IMD धूल और ओलों के तूफान की भविष्यवाणी करने के लिए बहुत कम समय के पूर्वानुमान का उपयोग करता है। The way you are able to predict thunderstorms, so dust storm is also possible to predict. And even we are giving the extent of dust storms happening in 24 hours time, 48 hours time. Separate dust treatment modules are there, and now air quality models also exclusively treat the aerosol distribution. So as a part of air quality predictions, so dust storms and occurrence of dust storm can be predicted. बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण से इन क्षेत्रों में उपजाऊ भूमि मरुस्थल बन जाती है। सीमांत शुष्क भूमि आंधियों का स्रोत बन रही है। ऐसी भूमियों का क्षरण लंबे समय तक सूखे के दौरान मिट्टी की लोच को कम करता है। इन सभी बढ़े हुए जोखिमों के साथ धूल भरी आंधी आने की स्थिति में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी नाक और मुंह के ऊपर मास्क लगाएं, अपनी आंखों की रक्षा करें, काला चश्मा पहने या कपड़े से ढकें, बाहर जाने से बचें, ज्यादा मेहनत वाले व्यायाम से बचें। अगर आपको अस्थमा है तो सांस की तकलीफ, खांसी या घबराहट जैसे लक्षणों पर ध्यान दें। धूल भरी आंधी के दौरान दृश्यता बहुत जल्द बिगड़ जाती है। यदि आप सड़क पर हैं तो तूफान के गुजरने तक किसी सुरक्षित जगह पर रुकें। इससे एक बात तो साफ है कि भविष्य में मौसम संबंधी आपदाएं बढ़ेंगी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से सूखा, चरम तापमान, बाढ़,
तेज हवाएं और प्रचंड तूफानों जैसी ज्यादा और लगातार चरम मौसम की घटनाएं होंगी। इसके लिए आपदा प्रबंधन तंत्र के पास एकमात्र तरीका है अधिक प्रभावी भविष्यवाणी और आपदाओं को कम करने के उपाय एवं राहत उपकरण। इससे हम अपनी दुनिया को सुरक्षित बना सकते हैं।